बात साल 1991 की है। दीप्ति और पारुल दो सहेलियां थीं। दोनों ही दिल्ली के एक हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थीं। उन दिनों दिसंबर के महीने में तेज ठंड के कारण उनके हॉस्टल में छुट्टियां हुईं। जो अपने घर जाना चाहते थे वो अपने घर निकल गए। जो नहीं जाना चाहते थे वो हॉस्टल में ही रह गए। पारुल अपने घर जाना चाहती थी क्योंकि उसके घर में एक नए बच्चे का जन्म हुआ था। वो उसका भतीजा था, इसीलिए वो हॉस्टल से अपने घर जाना चाहती थी। अब उसने अपनी सहेली दीप्ति से भी अपने साथ चलने को कहा। पहले तो उसने इनकार किया, मगर बाद में वो उसके साथ चलने को तैयार हो गई। अगले दिन पारुल दीप्ति के साथ सुबह की ट्रेन पर बैठ गई और अपने गांव की ओर निकल पड़ी। वो दोनों ट्रेन के सहारे स्टेशन पर रात में पहुंचे। स्टेशन से वो दोनों पारुल के घर पहुंच गए। पारुल अपने घर पहुंची और अपने माँ बाप से मिली। उसके मम्मी पापा उसे देखकर बहुत खुश थे। उसका परिवार बड़ा था, जिसमें उसके माँ बाप के साथ उसके चाचा चाची भी रहते थे। सभी पारुल को देखकर खुश थे। पारुल ने अपने माँ बाप की पहचान दीप्ति से भी करवाई। दीप्ति भी उनसे मिलकर खुश हुई, मगर उसने एक बात नोटिस की। उसके माँ बाप जितना पारुल को देखकर खुश थे, उतना ही दीप्ति को देखकर हैरान थे। दीप्ति को देखते ही उनके सभी परिवार वालों के चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी सी छा गई थी। दीप्ति को लगा कि शायद उसका आना उन्हें अच्छा नहीं लगा। पारुल की माँ ने दीप्ति से उसे कमरे में ले जाने का इशारा किया। वो दीप्ति से बोली, चलो दीप्ति, आराम करते हैं। दीप्ति ने कहा, अरे अपने भतीजे से तो मिलवाओ। उसकी बात पर सब उसे चौंक कर देखने लगे। पारुल ने उससे कहा, तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ। पारुल दीप्ति को अपने कमरे में ले गई। दीप्ति भी पारुल के इस रवैये से हैरान थी। वो कमरे में जाकर कहने लगी, क्या हुआ, तुमने मुझे अपने भतीजे से नहीं मिलवाया? इस पर पारुल बोली, हमारे यहाँ रिवाज है कि किसी भी नए बच्चे के जन्म पर कोई भी पहले उस बच्चे को नहीं देखता। पहले नहीं देखता मतलब मैं तुम्हें बता दूंगी। पहले तुम आराम कर लो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। उसने बात काटते हुए कहा और फिर बैग रखकर वहाँ से चली गई। ये सब कुछ दीप्ति को अजीब लगा। दूसरे दिन पारुल ने दीप्ति को अपना पूरा घर घुमाया। उसने अपनी दादी की तस्वीर भी दिखाई, जो कुछ समय पहले ही गुजर चुकी थी। उसके बाद उसने उससे अपने दादा को भी मिलवाया और फिर वो अपने पूरे गांव में उसे घुमाने के लिए घर से बाहर निकल गई। उसने उसे अपना पूरा गांव घुमाया, बचपन का स्कूल और फिर बाग बगीचे दिखाए और फिर वहां से वापस अपने घर चली आई। इस दौरान दीप्ति ने उसके भतीजे के बारे में पूछना चाहा। वो जितनी बार उसके भतीजे का जिक्र करती, पारुल उसकी बात काटते हुए यही कहती कि शाम को बताऊंगी। वो दोनों वापस घर लौट आई। शाम के वक्त जब दोनों बातें कर रही थी तो दीप्ति ने एक बार फिर उसके भतीजे का जिक्र करते हुए कहा, मुझे अपने भतीजे से कब मिलवाओगी? तुमने भी तो उसका चेहरा नहीं देखा। आखिर किसका इंतजार हो रहा है? उसकी बात पर पारुल कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसके कमरे पर उसके पिताजी आ गए। अपने पिताजी को देखकर पारुल उठ खड़ी हुई। वो उनके पास गई। उसके पिताजी ने चुपचाप उससे कुछ कहा और फिर वो वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद पारुल चुपचाप आकर दीप्ति के सामने बैठ गई। दीप्ति कहने लगी, सब ठीक तो है ना? उसकी बात पर पारुल ने कहा, दीप्ति तुझे एक बात बतानी है। इस पर दीप्ति बोली, हाँ तो बताओ, इतना सस्पेंस क्या बना रही हो? उसकी बात पर पारुल कहने लगी, दीप्ति तुम्हें शायद समझ ना आए, मगर हमारे यहाँ एक रिवाज होता है। रिवाज? कैसा रिवाज? वैसे तो मैंने सुना है कि रिवाज तो कई घरों में होते हैं, हाँ थोड़े डिफरेंट होते हैं, मगर तुम अपने घर का रिवाज बताने में इतना ऐसे सस्पेंस क्यों बना रही हो? तुम मुझे बताओ ना। वो बड़ी दिलचस्पी से पूछने लगी। इस पर पारुल ने कहा,
वो आम रिवाजों जैसा रिवाज नहीं है। तुम पूछ रही थी ना कि हम लोग अपने भतीजे का चेहरा क्यों नहीं देख रहे हैं। हमारे यहाँ रिवाज है कि जब किसी नए बच्चे का जन्म होता है तो हमारे यहाँ के पूर्वज जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनमें से कोई भी एक आता है और वो बच्चे को खिलाता है। वही चेहरा देखता है और उसी के बाद हम लोग उसका चेहरा देख सकते हैं। उसकी बात सुनकर दीप्ति को कुछ समझ ना आया। वो कहने लगी, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ये क्या कह रही हो? पारुल ने कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें यकीन नहीं आएगा, मगर ऐसा ही है। आज रात ये रस्म होगी और आज रात मेरी दादी आएंगी, क्योंकि परिवार में जो भी आखिरी बार मरता है उसी की रूह आती है बच्चे को खिलाने। उसकी बात पर दीप्ति कहने लगी, तू मुझे डरा रही है ना? पारुल कहने लगी, नहीं, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर तू ये देख सकती है तो ही वहाँ पर बैठना, वरना तू कमरे में ही रहना। प्लीज़ कुछ भी गड़बड़ मत करना। ये कहकर पारुल वहाँ से चली गई। दीप्ति सोच में पड़ गई। सोचने लगी, क्या सच में ऐसा हो सकता है? चलो आज देखते हैं। और इसी के साथ उसने ठान लिया कि वो उस रिवाज को देखेगी। रात के लगभग 12 बज चुके थे। घर के सभी लोग नहा धोकर नए कपड़े पहनकर घर के बरामदे में बैठ गए। बरामदे के बीचों बीच एक गोल दायरा खींचा गया जिसमें कुछ अजीब से चित्र बनाए गए और उसके बीच में उस बच्चे को रख दिया गया जिसका जन्म हुआ था। उसके इर्द गिर्द 4 दिए रोशन करके रख दिए गए। घर के सभी खिड़की दरवाजे खोल दिए गए और सभी दोनों तरफ दरी बिछाकर बैठ गए। बीच में वो बच्चा था और उसके सभी परिवार वाले अजीब सी भाषा में कुछ बोलने लगे। दीप्ति ये सब कुछ अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। कुछ देर के बाद वहाँ का मौसम बड़ा ही पुरस्कार सा हो गया। ठंडी हवाएं महसूस होने लगी और फिर यूं लगा कि जैसे बाहर की धुंध कमरे में दाखिल हो रही हो। देखते ही देखते वहाँ पर एक अजीब सी मनहूसियत सी छाने लगी और फिर किसी की सांसों की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई तेज आवाज़ में सांस ले रहा हो। और फिर सभी की नज़र दरवाजे की ओर उठी। दीप्ति भी उस ओर देखने लगी। वहाँ पर अब किसी का अक्स नज़र आ रहा था जो पहले थोड़ा सा धूमिल सा था, मगर धीरे धीरे वो अक्स साफ होने लगा और साफ होकर जो दीप्ति को नज़र आया वो इसका दिल दहला देने के लिए काफ़ी था। उसने देखा कि वो अक्स उसकी दादी माँ का ही था जिसकी तस्वीर उसने देखी थी। वो दरवाजे के अंदर धीरे धीरे दाखिल होने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते रहीं वैसे वैसे उसे खौफ का अनुभव ज़्यादा होने लगा। चारों ओर का माहौल भी अजीब होने लगा। सभी खिड़की दरवाज़ों से सनसनाती हुई हवाओं की आवाज़ आने लगी। वो वहाँ पर आकर बच्चे के पास खड़ी हो गई और फिर दायरे के अंदर दाखिल हुई और वहाँ बैठकर उन्होंने बच्चे को अपनी गोद में उठाया। फिर उसके मुंह को बड़ी गौर से निहारा, उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरा और फिर हंसते हुए कुछ मन ही मन गुनगुनाने लगी और उस बच्चे को खिलाने लगी। ये सब कुछ बहुत डरा देने वाला था। उसकी दादी का चेहरा सामान्य चेहरे से कुछ ज़्यादा ही बड़ा और भयानक लग रहा था। सभी लोग चुपचाप बैठे हुए थे। वो काफ़ी देर तक उस बच्चे को खिलाती रही और फिर धीरे धीरे वो बच्चे को लेकर उठ खड़ी हुई और उसी बरामदे में चक्कर काटने लगी। ये सब लगभग 1 घंटे तक चला। 1 घंटे के बाद उन्होंने उस बच्चे को वापस वहीं पर रख दिया और उस बच्चे को देखते हुए वो एक खौफनाक हंसी हंसने लगी। ये सब देखकर दीप्ति को बर्दाश्त न हुआ और वो चीख पड़ी। उसकी चीख सुनते ही दादी ने उसे घूर कर देखा और पलक झपकते ही वो सीधा दीप्ति के सामने खड़ी हो गई। उन्हें अपने सामने खड़ा होता देखकर दीप्ति की एक बार और चीख निकली और वो धड़ से ज़मीन पर गिर गई। उसे काफ़ी देर के बाद होश आया
बुखार से उसका पूरा बदन तप रहा था। दीप्ति की तबीयत अगले 5 दिन तक खराब रही। 5 दिनों तक वो पारुल के घर पर ही रही। जब तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ तो पारुल उसे अपने साथ लेकर अपने हॉस्टल वापस चली आई। कुछ दिनों के बाद स्थिति सामान्य हो गई और दीप्ति की तबीयत भी ठीक हो गई। दीप्ति की तबीयत तो अब ठीक थी, मगर उसके दिल में वो डर उस दिन भी समाया हुआ था। काफ़ी दिनों तक वो डरी डरी सी रहती रही। पारुल ने उसे खूब समझाया कि ये उसके यहाँ का एक रिवाज है, वहाँ पर उसे चिल्लाना नहीं चाहिए था। दादी माँ उसका कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। उन्होंने उनसे माफ़ी मांग ली है और उन्होंने तुमको माफ़ भी कर दिया है। पारुल की ये बातें सुनकर दीप्ति को थोड़ी तसल्ली हुई। वक्त बीता, धीरे धीरे दीप्ति सामान्य हो गई, मगर ये घटना उसके दिलो दिमाग पर छप चुकी थी। आज वो इतना डरती नहीं है, मगर फिर भी जब भी इस बात को सोचने लगती है तो वो कहती है, उसके बदन में एक अजीब सी सरसराहट हो रही है, खौफ की सरसराहट।